तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम हाजिर हैं लेकर बातचीत किसानों की, किसानी की और खेती की। लेकिन खेती और किसानी में ये बातचीत हम आज एक खास विषय पर करने वाले हैं, क्योंकि अब से केवल 2 दिनों के बाद यानी कुछ ही घंटे रह गए हैं जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2022-23 पेश करने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जो बजट पेश हुए हैं उसमें खेती और किसानी के लिए बहुत कुछ घोषणाएं होती रही हैं। इतनी होती रही हैं कि करीब 3 या 4 सालों में तो मुझे ध्यान आता है कि उस बजट को ये करार दिया गया कि ये खेती का ही या किसानों का ही बजट है। इस बार क्या ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस बजट में महत्वपूर्ण हो सकती हैं कृषि के लिहाज से? और निश्चित रूप से क्योंकि बजट तो अब बन ही चुका होगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या ऐसी उम्मीदें हैं जो हम कर सकते हैं कि बजट से आ सकती हैं सामने, या क्या होना चाहिए। और इसी बारे में इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमने आज अपने साथ जोड़ा है, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संदीप दास हैं इस समय। संदीप दास वरिष्ठ पत्रकार हैं। दशकों का उनका अनुभव है, खास तौर से कमोडिटीज और एग्रीकल्चर यानी कृषि जीन्स जो हैं और कृषि इनको कवर करने का। काफी देश के लीडिंग न्यूज़पेपर्स के लिए वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं और आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो जो टेबल के दूसरी ओर का दृश्य होता है यानी पॉलिसी मेकिंग जो होती है उसको संदीप समझते हैं, और ये समझते हैं कि किस तरह से बजट में प्रपोजल्स जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, कैसे घोषणाएं होती हैं और कैसे उनका क्रियान्वयन होता है। संदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। नमस्कार। बजट जो था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, एसेंशियली एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट बजट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सदियों से तरह तरह की नीति जो पॉलिसी है, जो मैक्रो पॉलिसी है, जो मैक्रो मतलब देश की सारा जो पॉलिसी है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो बजट में जो अनाउंसमेंट होता है बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होता है, बहुत सारे एलोकेशन होता है, जो फंडिंग पैटर्न है। एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर, उसके साथ एलाइड सेक्टर का जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अदर जैसे मिल्क, डेयरी, लाइफ स्टॉक, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो आंकड़ा दिखाता है कि जो देश के करीब 50 से 55% लोग जो लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर में है, उसका जो रेशियो है जीडीपी का 16% है। बट उसको तहत को देखने को मिला है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला है, पर्टिकुलरली जो लास्ट 7 से 8 साल के बीच में देखने को मिला है कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो सेक्टर था, जो सीरियल, जो गेहूं, चावल प्रोडक्शन, वो सब उसको छोड़ के जो एलाइड सेक्टर है, जो लाइफ स्टॉक है, दूध हो गया, मछली पालन हो गया, लाइफ स्टॉक सेक्टर, पोल्ट्री मीट, इस पे काफी जोर रहा है सरकार का, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू चेन डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, और इस पे हम और थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन संदीप, मैं पहला सवाल जो आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो बजट आ रहा है उसमें आप कृषि के लिहाज से मेन फोकस कहाँ देख रहे हैं? क्या ये मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, या मेन फोकस जो किसानों को सीधे इंसेंटिव देने के कुछ कदम होते हैं उन पे होगा? मैं समझता हूं कि जो 3 साल पहले जो लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री किसान, जो सीधे जो खाते में जो 6,000 रुपया साल 3 किस्तों में दिया जाता है हर किसान को, करीब करीब अभी 9 करोड़ किसान परिवार को हर साल उनके डायरेक्ट खाते में दिया जाता है। उसको पीएम किसान जो प्रोग्राम बोला जाता है, वो प्रोग्राम के मुझे लगता है थोड़ा सा थ्रस्ट देने की जरूरत है, थोड़ा सा एक्सपांड करने की जरूरत है कि इन टर्म्स ऑफ थोड़ा ज्यादा एलोकेशन हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज पिछला बजट भी हुआ था, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, जो प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो प्रोसेसिंग पार्ट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोल्ड चेन डेवलपमेंट है, जिसमें जो कि फार्मर्स का इनकम को बूस्ट कर सके, क्योंकि प्रोसेस आपको ये देखना पड़ रहा है कि खाली प्रोडक्शन करने से नहीं चलता है, उसका प्रोसेसिंग कैसे हो, जो बाजार तक पहुंचे,
मार्केट एफिशिएंसी कैसे बने, जो इनाम की जो बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है सरकार बहुत पहल कर रही है। क्योंकि अभी जो फिलहाल हम देखने को मिला, जो कृषि कानून को लेकर बड़ा डिबेट चल रहा था भारत में, हालांकि वो एक कुछ चीजों के बारे में सरकार को विड्रॉ करना पड़ा, बट सरकार उसमें काम कर रही है। इन्होंने कमिटी बैठाया कि कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार दिया जाता है उसको कैसे देखा जा सकता है। बट मेरा कहना है कि थ्रस्ट जो है वो प्रोसेसिंग और जो वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्ट्स में, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। यानी आपका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस बना रहेगा, लेकिन साथ ही जो डायरेक्ट इंसेंटिव की बात है उस पे भी कुछ घोषणाएं हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि पीएम किसान का दायरा और बढ़े ये मांग काफी क्वार्टर से आती रही है। हालांकि एक वर्ग है जो मानता है कि फिस्कल पोजीशन सरकार की इतनी अभी नहीं है कि उसमें बहुत कुछ किया जा सके। वास्तव में क्या वित्त मंत्री इसके बीच का कोई रास्ता निकाल पाती हैं, ये देखने की बात होगी। संदीप, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो खास तौर से पिछले बजट में हमने देखा था एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना हुई थी, जिसको कि मंडियों को और मजबूत करने पर खर्च किया जाना था। आपको लगता है कि इस पे कुछ और भी आगे बात हो सकती है? क्योंकि पिछले बार जो घोषणा हुई थी वो केवल फंड से संबंधित थी। क्या कोई पॉलिसी डिसीजन या पॉलिसी अनाउंसमेंट भी इस पे आ सकता है? मुझे लगता है ये आ सकता है, क्योंकि कैसे जो इनाम को और जो इलेक्ट्रॉनिक जो मंडी के बारे में बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो इनाम बोले जाते हैं उसको, तो उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसका जो बेसिकली जो इंटर मार्केट लिंकेज है, जैसे कोई किसान हरियाणा में बैठकर कर्नाटक में सेल कर सकता है, जो किसान जो इनाम का जो नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो एसेइंग फैसिलिटी मार्केट मंडीज में जरूरत है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मुझे लगता है उसके बारे में काफी बात होगा, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्योंकि जो बाजार एक ऐसा जगह है जहां सरकार कोशिश करे कि, क्योंकि ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, एक नोशन ये डेवलप हो चुका है कि कोई सरकार सब कुछ खरीद लेगी। ये सरकार खरीद नहीं सकती सब कुछ, ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, अभी भी कर रहा है। बट उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड 1 लाख करोड़ का लास्ट ईयर करता है, उसके बारे में। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कदम लिया गया था जो अरुण जेटली साहब जो 2018 में अनाउंस किया गया था, जो किसान क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है उसको डेयरी और लाइवस्टॉक फार्मर्स के लिए भी इंक्लूड किया गया था। उसके बारे में ये पर्टिकुलर सरकार में लास्ट 1 साल में काफी काम हुआ है, उसको कैसे इंक्लूड किया जाए। किसान क्रेडिट में 3 लाख रुपए मिलता है, जो लोन मिलता है वो जनरली सीरियल्स फार्मर्स को मिलता था, जो गेहूं चावल बनाने वाले, जो दूध और जिसके पास गाय भैंस है उसको उनको नहीं मिलता था, तो उसको इंक्लूड किया गया किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत। उसके बारे में भी कुछ अनाउंस हो सकता है कि कैसे यानी क्रेडिट फैसिलिटी को भी और विस्तार दिया गया है, जो पिछले 1 साल में उसको और बढ़ाने के संबंध में कुछ घोषणाएं आ सकती हैं। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं बजट की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब से 2 दिनों बाद जो आम बजट पेश किया जाने वाला है 2022-23 के लिए, उसमें कृषि के संबंध में और किसानों को प्रभावित करने वाली कौन सी घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। और हमारे साथ इस समय इस चर्चा में बने हुए हैं संदीप दास, वरिष्ठ पत्रकार जिनका एक लंबा अनुभव कमोडिटी और एग्रीकल्चर को कवर करने का रहा है। संदीप, आपने एक बात कही बहुत अच्छी, आप ई-नैम पर कह रहे थे और निश्चित तौर पे
ई नैम जो है सरकार की एक कहा जाए कि आजादी के बाद से सबसे बड़े जो ऐतिहासिक पहल कृषि क्षेत्र में रहे हैं उसमें से एक है। लेकिन इसमें जो लगातार अभी तक की प्रगति रही है उसमें एक बड़ी बाधा रही है कि जो सारा मटेरियल, जो सारा क्रॉप आता है मंडियों में, उसकी असेइंग और क्वालिटी ग्रेडिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण इसका विस्तार उस तरह से नहीं हो पा रहा है। आपने एक जिक्र भी किया कि ये व्यवस्था बनाने की जरूरत है, और अरुण जेटली साहब का आपने जिक्र किया। अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे उसी समय एक और घोषणा हुई थी जिसमें कि मंडी आधार पर असेइंग और क्लीनिंग फैसिलिटीज खड़ा करने की बात कही गई थी। उसमें आप क्या देखते हैं कि जिस तरह की अभी जो प्रगति रही है वो शायद उस अपेक्षित गति से नहीं रही है जैसा सरकार चाहती है। यहाँ पे क्या कुछ किए जाने की जरूरत है और कैसे किया जाए ताकि ई नैम को भी बल मिले? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, इनाम जो प्रोग्रेस है, असेइंग फैसिलिटी जो मंडी में बैठाना था, जो 75 लाख रुपए इस मंडी को मिला गया था, उसके दौरान बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। बट उसमें हुआ क्या है कि जैसे सीरियल क्रॉप्स है, जैसे गेहूं, चावल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जो कि पेरिसेबल इतना नहीं है, उसके बारे में असेइंग फैसिलिटी बढ़ गया। बट जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्याज, टमाटो, अनियन, उसका असेइंग फैसिलिटी अभी बनना बाकी है। बट हालांकि जो सरकार का एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अंग है, स्मॉल SFAC, जो स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्टियम है, वो भी काम करी जो पैरेलल मंडी सेटअप करने के लिए, जहां फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज्यादा असेइंग फैसिलिटी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन पेरिसेबल है कमोडिटी, उसको कैसे इमीडिएटली मार्केट में लाया जाए, कैसे कर जाए, और आलू का भी उसी जिक्र है बेसिकली। तो उसके काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है उसी के दौरान सरकार भी कुछ शायद फंड जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, हालांकि भारत में आलू का कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फेयरली डेवलप है, बट दूसरे जो फसल का जो है टमाटो और अनियन, उसका अभी तक स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उसको लेकर आई थिंक कोई ठोस कदम सरकार इस बार अनाउंस करने वाली है, कैसे कोल्ड स्टोरेज है, सो दैट जो बाजार का जो उतार चढ़ा है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी होना जरूरी है। अभी का जो मंडी सिस्टम में सीरियल्स का असेइंग फैसिलिटी हुआ है, बट टमाटो और अनियन और आलू का भी असेइंग फैसिलिटी अभी तक उस हद तक नहीं पहुंच पाया है। जी। अच्छा, FPO एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में बहुत जोर इस सरकार का रहा है, और अभी हमने देखा है प्रधानमंत्री ने 10,000 नए FPO के गठन का लक्ष्य भी रखा है। इसमें आपको क्या लगता है कि इसको और गति देने के लिए क्या कुछ नई स्कीम्स आ सकती हैं FPOs के लिए, या किस तरह का और पॉलिसी बैकअप इस पूरी जो मॉडल है ये पूरा उसको मिल सकता है? इन दौरान मैं बताना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली लास्ट डेढ़ साल का मैं कहानी सुना था, जो कोविड का प्रक्रिया जो शुरू हुआ, सारे वर्ल्ड वाइड क्या किया, लोग अपना स्टॉकिंग करना शुरू कर दिया, कंट्रीज अपना स्टॉक करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ ना हो। बट भारत एक ऐसा देश था, उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्ट अभी इंडिया से हो रहा है, 17 मिलियन, अभी इस बार तो और भी रिकॉर्ड प्रोडक्ट होता है। उसके दौरान मैं उसके साथ लिंक करना चाहता हूँ FPOs का। मैं अभी एक लेख लिखा था अभी 2-3 दिन पहले कि कैसे तो बनारस से कभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं था, हुआ भी था तो इक्का दुक्का के नेपाल जाता था। अभी हर दिन 2-3 टन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बनारस का एयरपोर्ट से यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया जा रहा है, क्योंकि वहां उन्होंने फैसिलिटी बना दिया कोल्ड स्टोरेज का एयरपोर्ट में, और सब कुछ हुआ FPOs के थ्रू फूड। तो वो एक फार्मर्स प्रोड्यूसर का ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर कंपनी जो बनाने का जिक्र है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वो क्योंकि जब तक किसान संगठित नहीं होगा तब तक एज ए कंपनी उसको चलाने की जरूरत है। वो कोई सरकार का सरकार का कोई संस्था नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली FPOs को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो उसके दौरान जो उन्होंने अनाउंस किया था, अभी शायद और भी उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और शायद कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में भी इन बार फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अनाउंस करेंगे फॉर FPOs। जी, ये कृषि निर्यात की बहुत अच्छी बात आपने एक विषय उठाया है आपने संदीप। इसमें हालांकि जो प्रगति रही है वो सरकार की अपेक्षा के रूप भी नहीं रही है। 2022 तक $60 अरब का सरकार ने लक्ष्य रखा था राष्ट्रीय कृषि नीति में, जहां की अभी हम नहीं पहुंच रहे हैं इस साल, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू वो है जो अभी आपने कहा कि जब पूरे कोविड महामारी में पूरी दुनिया अस्त व्यस्त पस्त पड़ी हुई है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कम से कम है जो लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। ऐसे में ये जो लक्ष्य है जिसको कि आगे बढ़ा के $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है, आपको लगता है इसके लिए और किसी तरह की पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है, और वो इस बार बजट में देखने को मिल सकता है?
पॉलिसी इंटरवेंशन अभी जो बोला ना, जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, जो करंट जो एक्सपोर्ट के लिए एक सुविधा, जहां एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, उनका जो पैरामीटर्स है उसको कैसे मीट किया जाए, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है वो एयरपोर्ट पे आसपास जहां से एक्सपोर्ट हो सकता है, जो हालांकि भारत में बहुत डेवलप हो चुका है ये फैसिलिटीज, हालांकि बट अभी तक उत्तर प्रदेश वो स्टेट्स में नहीं था, बिहार में नहीं था। पहली बार बिहार से हम लोग एक्सपोर्ट किया मैंगो, पहली बार यूपी से मैंगो गया बेसिकली। तो ये सब चीज दर्शाता है कि सरकार का जो फोकस है जो बाजार के साथ जुड़ने के लिए, कभी सोच सकते हैं भारत जैसा देश है करीब $2 बिलियन से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट किया है। सोच सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिर्ची, पीज, तरह तरह की वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, मतलब वो भी इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है क्योंकि उसका वैल्यू मिलता है। क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट का ही बड़ा है, भारत का देश का कंज्यूमर ही बड़ा है, उसको देखते हुए एक्सपोर्ट के साथ सबसे बड़ा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या होता है, आपका जो क्वालिटी पैरामीटर बहुत इंप्रूव होता है, क्योंकि आप जहां एक्सपोर्ट करते हो उसके हिसाब से आप करते हो। तो उसमें बहुत बड़ा सरकार का सपोर्ट सिस्टम है, सरकार की संस्था काम कर रही है। मुझे लगता है कुछ अनाउंसमेंट भी होगा, जो एफपीओ जो एक्सपोर्ट कर रही है उसको कुछ इंसेंटिव देने की जरूरत है कि वो और भी बेहतर करे, यानी कुल मिलाकर इनकम को बढ़ाए। ये कहा जा सकता है कि आंकड़े भले ही ये बता रहे हो कि लक्ष्य को सीधे तौर पे नहीं पाया जा सका है निर्यात के मामले में, लेकिन जो नींव बनी है, जो फाउंडेशन रखा जा चुका है, उससे आगे आने वाले दिनों में इसमें एक बड़ी छलांग हम लगा सकते हैं निर्यात में, कृषि निर्यात में, और सारे लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। ये संदीप दास जी का मानना है। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में, और हम बात कर रहे हैं आज आने वाले आम बजट में, जो कि अब से 2 दिनों के बाद पेश होने जा रहा है। उसमें क्या कुछ घोषणाएं आ सकती हैं खेती के संबंध में, किसान के संबंध में और किसानी के संबंध में। हमारे साथ बने हुए हैं संदीप दास, वरिष्ठ पत्रकार, जो वर्षों से जिनका अनुभव रहा है कमोडिटी और कृषि क्षेत्र को कवर करने का। उनसे हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बजट में हो सकता है जो अपने देश के कृषि क्षेत्र की जो बढ़त बनी हुई है उसको और तेज कर सके। संदीप, अलाइड जो सर्विसेज हैं, सेक्टर्स हैं, जिस पर कि आपने काफी बात की है, उस पर थोड़ा मैं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि जैसे हमने देखा है कि डेयरी में सरकार ने एक नई स्कीम लेके सरकार आई थी, जिसमें कि गोधन से जुड़ा हुआ जो पशु, गो पशु और जो भी दुधारू पशु हैं उनसे जुड़ा हुआ वो था। उसके अलावा पोल्ट्री और फिशरी में भी हमने देखा है कि बड़े फंड एलोकेशंस हुए हैं। यहाँ से आगे और आपको क्या लगता है, कहाँ रास्ता ये कहाँ तक जाता है? क्या जो अभी किसान हैं जो पारंपरिक खेती में हैं, उनको और ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र की ओर मोड़ने के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? जो अभी तक की घोषणाएं रही हैं वो तो उसी क्षेत्र के जो किसानों को बढ़ावा देने में रही है, लेकिन कैसे और किसानों को इसमें लाया जा सकता है? देखिए, एक आंकड़ा जो बताता है सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो फास्टेस्ट ग्रोथ सेक्टर है वो एलाइड सेक्टर है। और आज का वैल्यू ऑफ कमोडिटी आप देखोगे, दूध है सबसे ऊपर, 8.5 लाख करोड़ का दूध प्रोडक्शन इंडिया करता है, जो कि गेहूं चावल से काफी ज्यादा है।
तो वो यही दर्शाता है कि जो, और ये सब फास्टेस्ट ग्रोइंग, पोल्ट्री मीट बोल दीजिए, अंडा एक सेक्टर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारा, 7 से 8% का ग्रोथ दिखा रहा है। पोल्ट्री मीट में दिखा रहा है, मिल्क में दिखा रहा है करीब 6%, 5%, 6% का ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है। इसका मतलब हम जो प्रोटीन रिच खाने की तरफ पहुंच जा रहा है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा है प्रोटीन रिच खाने के दौरान, और पर्टिकुलरली कोविड के दौरान ये देखने को मिला है कि जब प्रोटीन रिच खाने का बात आया कि ये सब सेक्टर काफी अच्छा जो प्रोटीन सप्लीमेंट को मीट करने में सफल हुए। और मैं एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए कितना ज्यादा हमारा लॉकडाउन रहा, कितना डिसरप्शन रहा, बट भारत में ऐसा था कि कभी भी एक दिन ऐसा नहीं गया कि कोई दूध नहीं पहुंचा किसी घर में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सब जगह सब मिलता रहा। इवन द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन के टाइम में भी कहीं भी कोई भी किल्लत की कमी नहीं थी। तो उसका बात है हमारा जो वैल्यू चेन काफी डेवलप है, तो उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि जो इनकम फार्मर्स का है सबसे ज्यादा आता है पोल्ट्री डेयरी से आता है, क्योंकि उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है। दूध कैसे होता है, दूध को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप जानते हैं कितना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ रहा है दूध में। जो अनऑर्गेनाइज दूध वाला थे ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, जो तो उसके दौरान जो प्रोमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेयरी सेक्टर, उसके बारे में काफी फाइनेंस मिनिस्टर बात करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेट जितना ऑर्गेनाइज ये सेक्टर होगा उतना ही फार्मर्स को ज्यादा अच्छा इनकम मिलेगा। जी। और एलाइड सेक्टर में आपको मैं एक छोटा सा इमीडिएटली बता देता हूँ कि एलाइड सेक्टर में आपको जमीन का भी बहुत सारी जगह में जो ओनर है एनिमल्स का, वो उसके पास लैंड भी नहीं है, थोड़ा सा लैंड में वो भी कर सकता है पशुपालन। तो एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट कदम है। तो जी जो कि अच्छा संदीप, कृषि कमोडिटी वायदा जो है वो हाल के दिनों में कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो एफपीओज हैं वो काफी रुचि लेने लगे हैं, और जो कृषि कमोडिटी वायदा है, जो कमोडिटी फ्यूचर्स है, उस प्लेटफॉर्म से करीब 400 एफपीओज ऐसे हैं जो जुड़ के उन्होंने काम करना शुरू किया है। और अभी हाल में हमने देखा था पिछले साल ऑप्शंस वायदा पर लॉन्च हुआ था, जो कि काफी बड़े पैमाने पर एफपीओज ने उसका फायदा भी उठाया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत पोटेंट टूल, एक प्रभावशाली हथियार हो सकता है सरकार के हाथ में, जिससे कि किसानों को बेहतर मूल्य एक तरह से गारंटी की जाए, उनको ज्यादा सुनिश्चित किया जाए, और इसको किसी तरह से बढ़ाने के लिए कोई तरह की थ्रस्ट आप देखते हैं आने वाले बजट में? थ्रस्ट होना चाहिए कि हालांकि लास्ट कुछ महीने में सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेड में काफी सारा कमोडिटी को बैन कर दिया, क्योंकि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड में कि जो कैसे फार्मर्स का पार्टिसिपेंट बढ़े। अभी तक जो जितना भी सब कमोडिटी एक्सचेंज है उसमें क्या है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ट्रेडर और उसमें फार्मर्स का पार्टिसिपेंट बहुत कम है। तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे सरकार की तरफ से कदम उठाने की जरूरत है कि कैसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि ग्लोबली फ्यूचर्स ट्रेड डिसाइड करता है कमोडिटी प्राइसेस। वो क्योंकि बहुत सारे नोशन नहीं चला कि वो स्पेकुलेटिव होता है, क्योंकि जब तक फार्मर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो स्पेकुलेटिव नहीं रहेगा। तो उसमें क्या, और फार्मर्स इंडिविजुअली कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो एफपीओ से पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ सारे 80% स्मॉल फार्मर्स होल्डिंग है, तो उसके पास इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसको इसीलिए सरकार को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एफपीओस टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर स्टेट, उसके बारे में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऑप्शन एक इमर्जिंग एरिया है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज काफी आगे बढ़ चुके हैं इसके बारे में। भारत भी है, इंडिया भी एग्रीकल्चर मतलब जो सेंटर कंट्री इकोनॉमी है, तो इसको बहुत ज्यादा थ्रस्ट देने की जरूरत है। कैसे फ्यूचर स्टेट को बढ़ाया जाए, कैसे फार्मर्स पार्टिसिपेशन इन द फ्यूचर स्टेट और ऑप्शन स्टेट बढ़ाया जाए, उसके बारे में ठोस कदम शायद अनाउंस करने वाले हैं। जी, यानी फ्यूचर्स जो है वो विकासशील और विकसित देशों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि फ्यूचर एक हो सकता है यहाँ किसानों का, लेकिन उसके लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। और संदीप कह रहे हैं कि हो सकता है कि बजट में इससे जुड़ी भी कोई घोषणा सामने आए। संदीप दास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मंडी.com में आज आप जुड़े और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा की। थैंक यू। ये थे संदीप दास, वरिष्ठ पत्रकार जो कमोडिटी और एग्रीकल्चर कवर करते रहे हैं वर्षों से, और हमारे साथ आज जुड़े थे ये समझाने बताने के लिए हम लोगों को कि आने वाले बजट में कृषि से संबंधित क्या घोषणाएं लेकर आ सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब देखते हैं, हम अगले हफ्ते हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक ये बजट पेश हो चुका होगा, और इसलिए इस बजट में क्या कुछ आया है इसका एक विश्लेषण लेकर हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।